गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूप्लास्टिक मतलब होता है कि कैंसर। तो कैंसर में हम लोग जो है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, पहले ट्यूमर का रूप होता है मैलिग्नेंट एंड होता है बिनाइन। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें से जो है सेल बनती हैं मैलिग्नेंसी, तो वो पूरे बॉडी को फ्लो करती हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें इससे रोकना है, मतलब कैंसर को जो है कुछ हद तक कंट्रोल करना है, तो उसे हमें क्या करना होगा, कौन से एजेंट्स हम दे सकते हैं, कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सबसे मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद उसी में हम देख लेंगे ड्रग्स के बारे में। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ये मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो ये सेल साइकिल होती है वो होती क्या है। तो ये देख लें कि सेल साइकिल में G1 S G2 उसके बाद मिटोटिक फेज होता है। ये पूरा होता है 24 घंटे की सेल साइकिल होती है। तो इसे जो है G1 फेज में फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहते हैं। S फेज सिंथेसिस फेज का होता है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, और G2 सेकेंड ग्रोथ पीरियड होता है। सेकेंड ग्रोथ पीरियड जब हो जाता है उसके बाद ही आगे मिटोसिस के लिए सेल जाती है। अदरवाइज अगर सेकेंड ग्रोथ पीरियड सही से नहीं हुआ, यानी डीएनए सिंथेसिस नहीं हुआ, तो जो है वो एंटर नहीं करेगी सेल डिवीजन में, यानी मिटोटिक में एंटर नहीं करेगी। तो उसी के बेस पे हमने मैकेनिज्म देखा, मतलब मैकेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एस फेज जो है ये सिंथेटिक फेज है, G1 फेज फर्स्ट ग्रोथ पीरियड है, और G2 फेज सेकेंड ग्रोथ पीरियड है, और M फेज मिटोटिक फेज जिसमें प्रो फेज आएगा, बीटा फेज आएगा, एना फेज आएगा, टीलो फेज आएगा। ये सारी चीजें मिटोटिक फेज में आएंगी। मोस्टली यही पार्ट होता है G1 S G2 का। M फेज बहुत कम होता है, बहुत कम समय का होता है। तो ये समझें कि अब यहां पे हम कहीं भी रोक सकते हैं। इस फेज में रोक दें, या हम G2 फेज में रोक दें, या हम M फेज में रोक दें, या G1 फेज में रोक दें। तो कैंसर में हमें क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा तो जो हमें सेल नहीं चाहिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, वो सेल बनने लगती है। मतलब इतनी नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि वो सेल या तो बने ना, या तो वो डिसमिस बने, डिसबैलेंसिंग बने, वो पूरी सेल कंप्लीट ना हो। तो हम उसकी डीएनए, यहाँ पे हम डीएनए की बेस सीक्वेंसिंग को अलग कर देते हैं, और प्यूरिन बेस का जो प्यूरिन बेस है उसको मिस पेयर कर देते हैं, पिरिमिडिन बेस का मिस पेयर कर देते हैं। उसी के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे G1 फेज से। तो G1 फेज फर्स्ट ग्रोथ पीरियड होता है। G1 फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल में एक्टिनोमाइसिन आता है, एक्टिनोमाइसिन डी एंड डैक्टिनोमाइसिन आता है। एल्काइलेटिंग एजेंट जो कि में क्लोरोथामीन, थायोटोपर और बुसुल्फान, ये जो है इतने एजेंट्स, इतने ड्रग्स आती हैं जो कि G1 फेज में इसको रोक देती हैं और सेल डिवीजन नहीं होने देती हैं, यानी फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कंप्लीट नहीं होने देती हैं। और जो एस फेज में हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस होती है। तो एस फेज में जाएगी ये सेल, यानी फर्स्ट ग्रोथ पीरियड को क्रॉस करके एस फेज में तभी जाएगी जब यहाँ चेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर चेकिंग पॉइंट होता है। ये चेकिंग पॉइंट अगर इसे पास कर दिया तभी ये जाएगा एस फेज में, अदरवाइज नहीं जाएगा। मान लिया जाए कि एस फेज में चली गई, ये जो साइकिल है एस फेज में चली गई, सेल साइकिल की जो साइकिल है एस फेज में चली गई, तो हम उस फेज में डीएनए की सिंथेसिस को रोकेंगे। वो जो है एजेंट होगा एंटीमेटाबोलाइट्स, जो फोलेट मतलब इसी में आता है फोलेट वगैरह। तो मिथोट्रिक्सेट, मार्कैप्टोप्यूरिन, 5-फ्लोरोयूरिसिल, साइटोसिन, सिटारा बी, इस तरह के ये एजेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद एम फेज स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स हैं, जैसे विनब्लास्टिन प्लांट प्रोडक्ट होता है जो कि विनका रोजिया से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि शुरुआत में होता कैसे है। जैसे प्यूरिन सिंथेसिस हो गई, पिरिमिडिन सिंथेसिस होगी, हमें पता है कि एडेनिन एंड ग्वानिन ये आते हैं प्यूरिन में, बाकी से साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ये सब आते हैं पिरिमिडिन में। और यहाँ पे जब डीएनए में जो है यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल होता है। तो एक चीज देख लें कि प्यूरिन जो है न्यूक्लियोटाइड में
न्यूक्लियोटाइड में, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा। न्यूक्लियोटाइड में आपका पेंटोज शुगर आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा और डीएनए मतलब जो बेसिस हैं वो आ जाएंगे, जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, ये सारे बेसिस आ जाएंगे। तो इन तीनों का मिक्सचर यानी इन तीनों का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो हमें न्यूक्लियोटाइड ना बनने देना है ताकि हमारा डीएनए ना बने और सेल मिटोसिस ना करे। उसके लिए हमें क्या होगा, या तो हम ये कर सकते हैं कि प्यूरिन को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट ना होने दें, वो हमारी ड्रग्स है ये मरकैप्टोप्यूरिन है। मरकैप्टोप्यूरिन दे दे तो प्यूरिन जो है आपका न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं होगा अगर हम 5-फ्लोरोयूरेसिल दे दें। 5-फ्लोरोयूरेसिल दे दें तो हमारा जो है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब न्यूक्लियोटाइड आगे चल के डीएनए बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर नहीं होती है, फॉस्फेट नहीं होता है, तो न्यूक्लियोटाइड आगे चल के डीएनए बनेगा। तो डीएनए सिंथेसिस हमें कहाँ रोकना है, एस फेज में। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होगी, तो हमें यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस ना हो उसके लिए हम एल्काइलेटिंग एजेंट दे देंगे, ताकि यहीं पे ये जो है जीवन फेज में ही वो सेल रुक जाए, मिटोसिस मतलब आगे का प्रोसेस ना करे। तो एल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में हम इसमें से कोई दे सकते हैं, थायोटेपा बुसुल्फाइन। तो एल्काइलेटिंग एजेंट यहाँ न्यूक्लियोटाइड पे काम करेगा, डीएनए को नहीं बनने देगा, या तो डीएनए को नहीं बनने देगा या उसमें कुछ सीक्वेंस अलग कर देगा। और उसके बाद डीएनए मान लेते हैं बन भी गया, तो डीएनए को सेल मिटोसिस, क्योंकि जब सिंथेसिस हो जाएगी इस फेज में, डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, उसके बाद वो जाएगा सेकंड ग्रोथ पीरियड में, तो कुछ बार सेकंड ग्रोथ पीरियड में, उसके बाद मिटोसिस में जाएगा। तो हम क्या करें कि डीएनए की सिंथेसिस तो हो गई, अब तो वो आगे का प्रोसेस करेगा, यानी इस फेज को क्रॉस कर गया। अब सेकंड ग्रोथ पीरियड आएगी, सेकंड ग्रोथ पीरियड उसके बाद सेल डिवीजन आएगा, सेल मिटोसिस आएगी। तो हम यहीं पे सेल मिटोसिस रोकने के लिए, ताकि डीएनए जो है सेल मिटोसिस ना कर पाए, तो डीएनए के ही उसमें रोक देंगे ताकि वो सेल मिटोसिस ना कर पाए। तो ये रहा ओवरऑल। तो यहां से एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं फिर से कि एम फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं कुछ, विनिक्रिस्टिन, विलब्लास्टिन, जो कि एम फेज स्पेसिफिक ड्रग हैं, वो या तो प्रोफेज में काम करेंगी, या तो मेटाफेज या एनाफेज या टीलोफेज, कहीं पे काम करके वो यहाँ पर रोक देंगी। उसके बाद आता है जीवन फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, वो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, डाइक्टिनोमाइसिन है। एल्काइलेटिंग एजेंट पे आपका मिक्लोरिथामीन, थायोटेपा एंड बुसुल्फाइन है। ये क्या करेंगे, जीवन फेज में जो है इसको जो है रोक देंगी, पूरे सेल साइकिल को यहीं पे रोक देंगी जीवन फेज में। उसके बाद जो है इस फेज में जाएगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस ना हो पाए या डीएनए सिंथेसिस जो है हो के सेल मिटोसिस ना कर पाए, उसके लिए हम एंटीमेटाबोलाइट दे देते हैं, जो कि मिथोट्रिक्सेट है और मरकैप्टोप्यूरिन है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है और साइटाराबीन है। तो ये रहा ओवरऑल। उसके बाद हमने ये देखा कि फोलिक एसिड ही, अच्छा एक चीज और है कि ये सारी प्रक्रिया यहां से यहां तक के कुछ ना हो पाए, तो हमें क्या करना है कि फोलिक एसिड को ही रोक देना है, जो कि हम करेंगे किससे, मिथोट्रिक्सेट से करेंगे। मिथोट्रिक्सेट से हम करेंगे, तो मिथोट्रिक्सेट क्या करेगा, फोलिक एसिड को प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में बनने ही नहीं देगा, ताकि मतलब जितनी भी प्रक्रिया है वो सब रुक जाएगी। तो मिथोट्रिक्सेट, उसके बाद प्यूरिन बनेगा, पिरिमिडीन बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीएनए बनता है, सेल मिटोसिस में चली जाती है और आगे का प्रोसीजर हो जाता है। ये सारी फेजेस में रोकने के लिए अलग अलग हम वो अपनाते हैं। तो मरकैप्टोप्यूरिन है जो कि प्यूरिन को न्यूक्लियोटाइड में नहीं कन्वर्ट होने देता है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है जो कि पिरिमिडीन को न्यूक्लियोटाइड में नहीं कन्वर्ट होने देता है, और एल्काइलेटिंग एजेंट जो कि न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता है, और डीएनए मिटोसिस ना कर पाए इसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स, सर्टेन टाइप्स की एंटीबायोटिक्स आती है, एक्टिनोमाइसिन डी एंड डाइक्टिनोमाइसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।